very good morning to all of you. This is Anchal and I welcome you all on this session. I hope you people are doing really well. आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को नहीं है. तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना सेशन. आज से हम वापस आ गए हैं स्टूडियो वाले सेशन सेटिंग पे और आज से हम शुरू करने वाले हैं एक एडिटोरियल सेशन जहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलेगा. ऑब्वियसली बात है, आप सबको पता है हमारे एडिटोरियल जो है वो सिर्फ किसी एक चीज़ पर फोकस नहीं करता है. ये आपके एडिटोरियल के आर्टिकल्स पे फोकस करता है और इस तरह से करता है कि आर्टिकल से आपको क्वेश्चंस भी मिलते हैं. ये क्वेश्चंस आपके एरर्स के भी होते हैं, ये क्वेश्चंस आपके फिलर्स के भी होते हैं, ये क्वेश्चन आपके आरसी के भी होते हैं. तो ऑब्वियसली बात है आपको ऑल टुगेदर पूरी तरह से ये क्वेश्चन आपको हेल्प करेंगे. आर्टिकल हो गया, क्वेश्चन हो गए, आपको वोकैबुलरी में इतनी हेल्प मिलती है, वोकैबुलरी में हेल्प मिलती है मतलब कि नए नए वर्ड सीखने को मिलते हैं और बहुत इंटरेक्टिव तरीके से. ऐसे नहीं कैसे भी कर लिया, नहीं, इंटरेक्टिव तरीके से. हमारे कहने का मतलब यहाँ पर ये है सीधा सीधा कि इंटरेक्टिव तरीके से मतलब GIF के थ्रू हम इसे पढ़ते हैं, राइट. यस, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपको मिलता है रीडेबल टॉपिक्स के साथ साथ आपको मिलते हैं डिस्क्रिप्टिव का सेशन, राइट. डिस्क्रिप्टिव का सेशन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि डिस्क्रिप्टिव का टॉपिक बताते हैं जो कि आपको प्रैक्टिस करना चाहिए आज के आर्टिकल में से. और सैटरडे को वो क्लास होती है जो कि डिस्क्रिप्टिव के ऊपर ही बेस्ड होती है. दैट मीन्स उसमें एरर और एक लेटर जो कि आपके न्यूज़पेपर के थ्रू ही एक लिया जाता है और उसी को डिस्कस किया जाता है, राइट. तो चलिए शुरू करते हैं अब इसको, है ना. लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस विदाउट वेस्टिंग इवन अ मिनट ऑफ टाइम. अभी एक चीज जो देखने वाली है, देखो रीडिंग स्किल जो है हमारी वो बढ़नी जरूरी है ना. हमारी अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी जो है वो बढ़नी जरूरी है, राइट. तो ये जो दोनों चीज़ें हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है जब आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हो, क्योंकि अगर ये दोनों चीज़ डेवलप नहीं हुई ना तो एग्जामिनेशन को कवर करना छोड़ो, एग्जामिनेशन को समझना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा. और एग्जामिनेशन कह रहे सिर्फ इंग्लिश का सेक्शन नहीं कह रहे. क्यों? क्योंकि एग्जामिनेशन में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती है. लाइक पॉइंट नंबर 1 आपके पास लॉजिकल रीजनिंग आती है, उसमें कितना सारा कॉन्टेक्स्ट होता है, राइट. आपको समझना है, समझोगे कैसे जब आपको रीड करना आएगा, है ना. फिर उसके बाद दूसरी चीज़ आती है हमारी एक और, दैट इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज कॉल्ड आपकी DI पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट. इसमें क्या है, इसमें से ढेर सारा कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ है जिसको आपको समझना है और समझ के आंसर करना है. कैलकुलेशंस नो डाउट है थोड़ा थोड़ा, लेकिन इसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. कॉम्प्रिहेंशन से ऐसे आपकी रीडिंग स्किल और अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी, ये दोनों चीज़ें मिलकर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है. ओके चलिए, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस. शुरू करेंगे एक बहुत प्यारे कोड के साथ, दैट्स सेंट बाय प्रवीण. अच्छा एक सेकंड, सब लोग जल्दी से एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए, राइट. आई वांट एवरीवन टू शेयर द सेशन, क्विकली शेयर द सेशन. आइए, तो क्या कह रहे हैं, व्हेन माइंड इज वीक सिचुएशन इज अ प्रॉब्लम, व्हेन माइंड इज बैलेंस सिचुएशन इज चैलेंज्ड, व्हेन माइंड इज स्ट्रॉन्ग सिचुएशन बिकम्स एन अपॉर्चुनिटी. दैट्स वेरी वेरी ट्रू गाइज. ये बहुत ज़्यादा सच्चा हम बोलेंगे सही बात है. क्यों? क्योंकि जब दिमाग हमारा कमज़ोर होता है तो सिचुएशन ना हमको प्रॉब्लम लगने लगती है. अरे यार दिमाग ही नहीं चल रहा तो सोल्यूशन निकालोगे ही नहीं, है ना. दिमाग ही नहीं चल रहा तो सोल्यूशन निकलेगा ही नहीं. वही होता है कि यार प्रॉब्लम है, अगर ये प्रॉब्लम हो रही है, नहीं यार हम नहीं कर पाएंगे, ऐसा हो जाता है ना. जब आपका दिमाग बैलेंस्ड है तब आप क्या करते हो, आन दो वे खलियांगे. मतलब कि कोई भी सिचुएशन आने दो, कोई भी प्रॉब्लम आने दो, हम उसको देख लेंगे, चैलेंज कर लेंगे. दैट मीन्स हम उससे डील कर लेंगे, हम किसी नहीं डरते. तब कब? जब हमारा दिमाग शांत है. When mind is strong, situation becomes an opportunity. जब हमारा दिमाग बिल्कुल एकदम स्ट्रांग हो जाता है तब क्या होता है, तब एक बहुत अच्छी चीज़ होती है. क्या? कि हम जो सिचुएशन को देखते हैं, अभी तक हम उस सिचुएशन को देख रहे थे नेगेटिव वे में, अभी हम सिचुएशन को देख रहे थे कि यार आएगा तो देख लेंगे. अब आप क्या कर रहे हो, अपॉर्चुनिटी की, मतलब कि आप खुद बुला रहे हो, आओ अब तुमको यूज ही कर ले, हैं. तो मतलब क्या हुआ, जब आपका दिमाग स्ट्रांग रहता है तो आप हर एक सिचुएशन को अपॉर्चुनिटी में चेंज करने की कोशिश करते हो, हर एक सिचुएशन को बेहतर करने की कोशिश करते हो, राइट. सो दैट्स व्हाट आई एक्चुअली वांट फ्रॉम यू ऑल. वो है एक चीज़ जो हम आप सबसे चाहते हैं. चलिए, 8 AM पे मंडे टू सैटरडे द हिंदू एडिटोरियल होता है, आप सबको पता है. 10 AM पे मंडे टू फ्राइडे 500 क्वेश्चन सीरीज चल रही है, बट आज आपकी द्रोणा की टेस्ट सीरीज डिस्कस करेंगे, ठीक है. चलिए, एक बैच लॉन्च हो रहा है आपका 12 अप्रैल से, अभी स्टार्ट होगा ये. इसकी टाइमिंग है 11 to 12, 36 मंथ्स की वैलिडिटी है. A to Z टारगेट इंग्लिश बैच है ये, SBI क्लर्क और PO के लिए. इस बैच का प्राइस है 1199, लेकिन आपको मिल जाएगा 30% डिस्काउंट के साथ अगर आप यूज़ करते हो एग्जाम 30 कोड को, तो ठीक है.
आपको अगर कोई क्वेरी होती है तो आप इसमें कॉल कर सकते हैं और examcentric.apex.co.in से आप खरीद सकते हो या फिर एग्जाम सेंट्रिक की ऐप से भी इसको परचेज कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट है जो ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, 11 मार्च से ये लॉन्च चल रहा है आपका बैच। A to Z 2.0 है, इसका टाइमिंग जो है 1 to 2:30 है। अभी इसमें 4 टॉपिक्स कंप्लीट हुए हैं, 5वां टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे आज से, ठीक है। 50+ आवर्स की क्लासेस है, इसमें ग्रामर, ऑब्जेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव, वोकैबुलरी सब कुछ कवर करेंगे। 300+ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 200+ इंडिविजुअल ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन है, करंट टॉपिक का डिस्कशन और 3 मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे लास्ट में आपकी एक्यूरेसी टेस्ट करने के लिए। 6 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ 1199 इसका प्राइस है। एग्जाम 30 कोड यूज करके आपको मिल जाएगा 30% डिस्काउंट। ओके चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस। व्हाट्स इंपॉर्टेंट टुडे, मतलब कि आज के आपके अखबार में क्या क्या है जो इंपॉर्टेंट है। चलिए देख लेते हैं व्हाट इज इंपॉर्टेंट टुडे इन योर न्यूज पेपर, और क्या आप रीड कर सकते हैं, क्या आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, सब चीज देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट है अ वॉक बैक, मतलब क्या है, क्या कर रहे हैं, मून वॉक कर रहे हैं, मून वॉक कर रहे हैं, माइकल जैक्सन की आत्मा आ गई, नहीं। अ वॉक बैक इज Britain shows intent on reworking immigration rules by not extending H1B visa ban। क्या कह रहे हैं, H1B वीजा पे जो बैन लगा था, किसने लगाया था, बताओ जल्दी से, क्विकली टेल मी, who has applied a ban on this visa, H1B वीजा के ऊपर किसने बैन लगाया था, हाँ जी, बताओ जल्दी से किसने, पीछे हटना हाँ कह सकते हो, बट कैन यू टेल मी क्विकली दिस थिंग, H1B जो वीजा है ये यूनाइटेड स्टेट्स का वीजा है, ये हम सबको पता है ना, इमिग्रेशन के लिए यूज होता है, वीजा है तो इमिग्रेशन के लिए यूज होगा। क्या होता है वो, और किसने करा था, यस ट्रम्प चचा, हमारे जो चाचा चौधरी थे हमारे, उन्होंने बैन लगाया था ट्रम्प चचा ने कि यार ऐसा है, हम फॉरेन के वर्कर्स H1B वीजा होता क्या है एक्चुअली, आप फॉरेन के लोगों को एक्सेप्ट करते हो अपनी कंट्री में एज अ एम्प्लॉय, मतलब कि एज एन एम्प्लॉय, मतलब कि आप उनको जॉब दे रहे हैं या फिर आपको जॉब की जरूरत है और वो एम्प्लॉय फिट करता है आपकी क्वालिफिकेशंस के लिए, तो आप उसको एक्सेप्ट करते हो, तो वही चीज होती है H1B वीजा। नाउ द थिंग इज, ये बिडेन जी जो आए हैं, इन्होंने कहा है कि अब ऐसा है, हम रिवर्क करेंगे, मतलब कि जो बैन वैन हुआ है उसको इस बैन के ऊपर फिर से काम करेंगे, हाँ, लेकिन रूल्स को एक्सटेंड नहीं करेंगे, मतलब जो रूल्स बने हुए हैं उस पर वापस से काम किया जा सकता है, लेकिन और अपनी तरफ से रूल नहीं बनाएंगे। सो दिस इज अ पॉजिटिव पॉइंट, एंड ऑब्वियसली दिस शोज द रिलेशनशिप बिटवीन अ कंट्री विद अनदर कंट्री, देयरफॉर ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए कहा जा सकता है कि आप इसको रीड करें, ठीक है, रीड करिए इसको। क्यों, क्योंकि रीड करने पे आपको आरसी में भी मदद करेगा, प्लस आपके डिस्क्रिप्टिव में भी मदद करेगा, प्लस आपके क्लोज टेस्ट में भी मदद करेगा, प्लस आपके रीअरेंजमेंट में भी आपको मदद करेगा। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, यू शुड रीड इट, ये वाला आपको रीड करना चाहिए। और वैसे भी यार जनरल नॉलेज बढ़ रही है तो क्या दिक्कत है, हाँ क्या दिक्कत आ रही है ना। चलिए, yes, former president of United States Donald Trump। नेक्स्ट है हमारा रोड मैप फॉर टॉलरेंस। देखो रोड मैप का मतलब क्या होता है, रोड मैप का मतलब होता है जब आप कोई पाथ सेट करते हो अपना, है ना, सो इट्स बेसिकली अ स्ट्रैटेजी दैट यू फॉलो। सो अ रोड मैप फॉर टॉलरेंस, इट सेज रेसिज्म विल नॉट बी ओवरकम with mere professions of good faith but with anti-racist actions। यार ऐसा है, रेसिज्म तो हर जगह होती है भाई, है, हम जितनी भी बात कर ले, हम कहते हैं यार अमेरिकन हमें ऐसे क्यों बोलते हैं, ब्लैक ब्लैक ब्राउन ब्राउन क्यों बोलते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता, हमें अच्छा नहीं लगता। भैया तुम अपने दिल में झांक के देखो, तुम्हारे खुद के कंट्री में तुम खुद भी ये काम करते हो, ये काला है यार हम इससे शादी नहीं करेंगे, ये काला है बहुत काला है यार हम इससे दोस्ती नहीं करेंगे, नहीं यार उसको मत बुलाओ यार बहुत इरिटेट करता है वो, क्या बदतमीजी है, हाँ। सो मतलब क्या ये रेसिज्म जो है ना, ये रेसिज्म सिर्फ किसी कंट्री में दूसरी कंट्री के लोगों के लिए नहीं है, बल्कि हर जगह है ना। सो वो वही कह रहा है यार, अ रोड मैप फॉर टॉलरेंस, मतलब ये टॉलरेट करते करते आदमी एकदम बर्बाद, मतलब एकदम परेशान हो चुका है। सो रेसिज्म विल नॉट बी ओवरकम, मतलब रेसिज्म को ओवरकम हम तब तक नहीं कर सकते विथ मियर प्रोफेशंस ऑफ गुड फेथ। सिर्फ आप ये नहीं बोले कि अरे हमने विश्वास किया, अरे आप समझिए, अरे आप देखिए, हम देखिए कैसे करते, सिर्फ हमारे कहने पे किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, बल्कि होगा क्या,
बट विथ एंटी रेसिस्ट एक्शन। एंटी रेसिस्ट एक्शन करो, क्यों? क्योंकि अगर कोई इंसान ने किसी को भी नीचा दिखाने की कोशिश करी है कि तुम काले हो, तो हम बोलेंगे तुम काले हो तो क्या हुआ, दिल वाले हो, हाय थप्पड़ मार दो उस आदमी को। मतलब थप्पड़ नहीं मारना है, बट यहाँ पर क्या है कि स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए जाए, स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए उनके अगेंस्ट जो रेसिज्म को फॉलो करते हैं या रेसिज्म को स्प्रेड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, या यस, चलिए। हाँ, इंडिया में मेट्रो में चले जाओ तुम, है मेट्रो में बैठे हुए, ओ माय गॉड, ये आदमी के बगल में नहीं बैठूंगी मैं, कैसा लग रहा है ये लेबर टाइप का, बदतमीज हो क्या यार तुम, थप्पड़ मारते हो मुंह पे, है ना। तो आई बोर्डेड समवेयर, ये आज से शायद 1.5 साल पहले की बात है। आई बोर्डेड समवेयर, मेट्रो में हम बैठे, और बैठे तो नहीं थे बल्कि खड़े हुए थे, बिकॉज देयर वाज नो स्पेस, क्योंकि हम राजीव चौक से बैठे थे, तो वहाँ पे कोई स्पेस नहीं था, बट स्टिल देयर वर 2 गर्ल्स, utter sophisticated girls. Oh my God, you crazy? I'm not gonna sit next to this guy. Look at him. What kind of clothes is he wearing? My clothes will get dirty. हमने कहा रे मैडम रुको जरा, हम चरण पादुका का इस्तेमाल करें, क्या बदतमीजी कर रही हैं आप, है ना। Yeah, that's the thing. Yes. चलिए, anyway. सो बात इतनी सी है कि भैया तुम फेथ पे, ट्रस्ट पे रेसिज्म खत्म नहीं कर सकते। रेसिज्म खत्म करना है तो स्ट्रिक्ट एक्शन लो, स्ट्रिक्ट रूल्स बनाओ, लॉज बनाओ उनके लिए, है ना। आइए, नेक्स्ट वर्ड आपका है, नेक्स्ट पैराग्राफ जो आपका है, सीइंग थिंग्स एज दे आर, चीजों को देखना। वैसे अच्छा, 1 मिनट, रेसिज्म का टॉपिक है ये, हम बता दें, रेसिज्म का टॉपिक जो है आपका इसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होता है, डिस्क्रिप्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और इसमें जो है एंटी रेसिस्ट एक्शन लेने की बात करें तो इसमें अगेन बहुत ज़्यादा चीज़ें इन्वॉल्व कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें होंगी इसमें जो इन्वॉल्व करी जाएंगी, सजेशंस दिए जाएंगे कि आप कैसे इसको ख़त्म कर सकते हैं, राइट। ओके, या चलो, तो नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है दैट्स से सीइंग थिंग्स एज दे आर, चीज़ों को देखो जैसे वो है, अपनी तरह नहीं बना दो उसको। मतलब कि ऐसा आया, इधर से एक आदमी ने कुछ बोला ऐसे पलट के, फिर इस आदमी ने पलट के कुछ बोला, फिर इस आदमी ने पलट के कुछ बोला, फिर इस आदमी ने पलट कुछ बोला, लास्ट में जो बोले थे भैया तुम पता नहीं कुछ लिखा था, वो लास्ट तक पहुंचते पहुंचते पता नहीं क्या बन गया, है ना। सो दैट इज हैपनिंग, जो है वो बोलो, जो है वो सुनो, वो जो है वो कहो, है ना। सो रिपोर्टिंग ट्रांसग्रेशंस ड्यूरिंग द इलेक्शन सीजन इज नॉट इनफ, द मीडिया नीड्स टू स्क्रूटनाइज इंस्टीट्यूशनल फेलियर्स। तो क्या कह रहे, सिर्फ जो बता दिया जा रहा है, जो कह दिया जा रहा है, सिर्फ उसको मत बोलो। तुम मीडिया हो, वी ट्रस्ट यू, तुम मीडिया हो तो हमें वो बात बताओ जो असल जिंदगी में सच है, वो चीजें बताओ जो असलियत में सच है ना। सो वी वांट दैट, है ना। ओके, चलो, आई होप दैट यू गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब आता है हमारा वोकैबुलरी का सेशन, देखते हैं क्या क्या चीजें हैं जो आज इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से वर्ड्स हैं जो आज इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला वर्ड है अपना कंटिन्यूअल, ऑब्वियस सी बात है, एल वाला वर्ड एडजेक्टिव होता है, ये हमें पता है, लेकिन कंटिन्यूअल का मतलब क्या होता है। अरे रे 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 रे, चला ही जा रहा है, रुको भैया सबर करो, रुको जरा, नहीं रुकेगा ना, रुकीगा आज, ये इसने कह दिया, हम नहीं रुक पाएंगे, बात खत्म। अब जल्दी से आप बता दीजिए क्या होगा इसका मतलब। ट्रांसग्रेशन का मतलब क्या होता है। ट्रांसग्रेशन का मतलब होता है वो एक ऐसा एक्ट जहां पर आप कोई रूल, कोई लॉ को वॉयलेट करते हो, मतलब उल्लंघन करना कह सकते हो सीधा, ठीक है। ट्रांसग्रेशन मीन्स वॉयलेटिंग द रूल्स एंड लॉज। नॉन स्टॉप, वेरी गुड, कंटिन्यूइंग, चलते ही जा रहा है, कोई दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो मुझे रोक ले, ऐसा वाला, है ना। Non-stop. So it means what? Forming a sequence in which the same action or event is repeated frequently. निरंतर. That means बिना अंतर के चलता ही जा रहा है. Something which is in continuation for a very long time with specific actions, and that is why we call it continual. है ना? आइए. पता है कंटिन्यूअल और कंटिन्यूअस में क्या डिफरेंस होता है. कंटिन्यूअल मतलब होता है एक साथ करते ही जा रहे. कंटिन्यूअस का मतलब होता है छोटे छोटे ब्रेक्स भी बीच में ले रहे, है ना. अगर कोई इसलिए अगर कोई बोलता है कि वो पढ़ रहा है पिछले 5 घंटों से, तो 5 घंटों में अगर उसने बिल्कुल ब्रेक नहीं लिया है तो कंटिन्यूअल हो गया. बीच में थोड़े थोड़े ब्रेक लेकर फिर भी पढ़ता जा रहा है, दैट इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूअस. ठीक है, आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं.
चलो नेक्स्ट अप इज बाइडिंग। बाइडिंग एक एडजेक्टिव है। संदीप ब्रह्मास्त्र में वो चीज़ कल इफेक्ट नहीं करेगी, तो आप उसको परचेज करना चाहते हो तो कर लो, ठीक है। कल जो भी आ रहा है वो ब्रह्मास्त्र को इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। चलिए बाइंडिंग। बाइंडिंग इज एन एडजेक्टिव। बाइंडिंग एडजेक्टिव होता है। बाइंडिंग का मतलब क्या होता है यार, बताओ। बाइंड का मतलब क्या होता है? बहुत सारी चीज़ें ली आपने, जैसे बहुत सारे पेपर्स ले लिए आपने, और पेपर्स लेने के बाद आपने क्या किया, उसको एक साथ रखा, एक साथ रख के उसको स्ट्रांगली जोड़ दिया, राइट। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बाइंडिंग? देन बताइए, बाइंडिंग का मतलब क्या हुआ फिर? जोड़ना। वेरी गुड। टाई नॉट नहीं बोलेंगे, नहीं नॉट तो नहीं टाई कर रहा है कहीं से भी, है ना। मेक बंडल्स, या यू कैन से ज्वाइन करना, एक साथ जोड़ना। एन अग्रीमेंट और प्रॉमिस इन्वॉल्विंग एन ऑब्लिगेशन दैट कैन नॉट बी ब्रोकन। दैट मीन्स किसी चीज को इस तरह से जोड़ देना, इस तरह से जोड़ देना कि कायनात भी तुमको उससे अलग ना कर पाए। स्ट्रॉन्ग अग्रीमेंट दैट यू विल नॉट डिसअग्री टू। एक बहुत अच्छा, एक बहुत स्ट्रॉन्ग अग्रीमेंट जिससे आप डिसअग्री नहीं करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है आपका, देखिए जरा, पेग्ड। पेग्ड एक वर्ब है। अब ये पेग्ड को पेग समझ के तुम ऐसा पेग मत हो जाना है, लिटिल मत पहुंच जाना। पेग्ड एक वर्ब है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है, देखिए जरा क्या होगा। पेग्ड का मतलब क्या? ए भाई ये भाग रहा है, ओ वो भी भाग रहा है उसके पीछे। बट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस वर्ड? एनी आइडिया? बताओ, एनी आइडिया? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड कलेक्शन? What do you understand by the word pegged? Peg करके बोतल नहीं चाड़ी, है ना। चलो बताओ, peg means what? सुनो यार, एक बात बताओ, इन दोनों से हम क्या करते हैं? What do you do? हाँ, follow, chase, नहीं, हम क्या करते हैं? इन दोनों का इस्तेमाल करके हम कील को ठोकते हैं, हैमर से हम नेल को ठोकते हैं, तो क्या होता है ये? What is it? You are hollow, नहीं, follow नहीं, इसका मतलब होता है कि इस चीज़ को फासन करना, टू फासन समथिंग इन प्लेस विद पेग्स। खूंटियों से बांधना, खूंटी से कोई चीज़ अगर आप बांधते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्या? पेग्ड, ठीक है। तो अब तुम वो नहीं करोगे, बोतल नहीं चाड़ी वाली नहीं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज लॉबी। लॉबी इज अ नाउन। लॉबी इज व्हाट? स्कूल सब गए हैं, स्कूल में सबकी लॉबी देखी होगी, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है, सब जगह होती है। हम तुमको हिंदी में बताएं इसका शब्द, सबके घरों में होती है, गैलरी होती है, गैलरी। अरे वहाँ गैलरी में रखा है, लेके आते का नहीं हो यार तुमको समझ ही नहीं आता है। गैलरी इज अ लॉबी। व्हाट इज इट? इट्स अ लॉबी। सो गैलरी इज अ लॉबी, इसलिए हम यूज करेंगे क्या? इसलिए हम यूज करेंगे इसे एज आवर नाउन। तो अ कॉरिडोर और हॉल कनेक्टेड विथ a larger room or series of rooms and used as a passageway or waiting room। obviously बात है, एक पैसेज की तरह होता है, उसी में लगे दौड़े चले जा रहे हैं, वो एक रूम से दूसरे रूम को कनेक्ट करता है, या फिर सीक्वेंस और रूम को कनेक्ट करता है। तो पहले के ज़माने में बहुत ज़्यादा होती थी, अब तो खैर इतनी गैलरीज नहीं बनती है। पहले के ज़माने में गैलरीज बहुत बनती थी। जैसे घर में आप घुसे और घर में घुस के ऐसे एक प्लेन वो आया, जनरली फ्लोर्स पे होता था ये, तो ग्राउंड फ्लोर पे तो खैर नहीं होता था। तो एक ऐसा पैसेज वे आया और पैसेज से इधर भी कमरा, इधर भी कमरा, इधर भी कमरा, इधर भी कमरा, है ना। सो दैट इज व्हाट वी मीन बाय लॉबी, ठीक है। आइए चलिए अगला वर्ड देखते हैं अपन लोग क्या कहता है। सोरली। सोरली एक एडवर्ब है। एलवाई में वैसे भी जो वर्ड एंड होता है या तो एडजेक्टिव होता है या तो एडवर्ब होता है। एडजेक्टिव तब होता है जब नाउन के साथ एलवाई लगता है, और एडवर्ब तब होता है जब वर्ब के साथ एडजेक्टिव के साथ एलवाई लगता है ना। सो फ्रेंड नाउन है, उसमें एलवाई लगाओगे तो ये एडजेक्टिव बनेगा। लेकिन अगर आप ब्यूटीफुल के साथ एलवाई लगाओगे, ब्यूटीफुली, तो वो एडवर्ब बन जाएगा। एडजेक्टिव के साथ एलवाई एडवर्ब, नाउन के साथ एलवाई एडजेक्टिव। इज दैट क्लियर? आइए जरा देखते हैं सोरली का मतलब क्या होता है। ओ भाई ओ भाई ओ भाई रुक तो जा भाई भाई भाई, ये तो जल के खत्म हो जाएगा आज की डेट में, है आज की डेट में हो जाएगा। सोरली का मतलब क्या होता है? जो चीज़ कैसे कैसे इंक्रीज कर, देखो 20 से 50, 70 से 120 ऐसे पहुंच रहा आदमी, जल तो जाएगा यार, है
है कि नहीं? sorely means what? sorely means something that is doing what? something that is to a very high degree or level of intensity. मतलब जो बहुत ज्यादा गंभीर हो गया है, जिसकी सिचुएशन बहुत ज्यादा इंटेंस हो गई है, जो बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट तो एग्जैक्टली नहीं बोलेंगे, बट हाँ उसकी कष्टदायी रूप से, दैट मीन्स बहुत ज्यादा इंपैक्ट कर रहा है किसी के ऊपर, है ना, बहुत ज्यादा प्रभाव डाल रहा है किसी के ऊपर, तो उसको हम बोलते हैं sorely, है ना. नेक्स्ट वर्ड है आपका क्रूशियल. क्रूशियल एक एडजेक्टिव है, एल में एंड हो रहा है, जैसे हमने बोला. क्रूशियल का मतलब क्या होता है? समथिंग दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ, राइट. तो ये क्या है? अगर ये ना होते तो ये सब बड़े ना होते, नहीं मतलब बड़े तो होते हैं लेकिन उनकी बुद्धि बड़ी ना होती, है कि नहीं. अगर ये ना होते तो इनकी बुद्धि बड़ी ना होती. अगर स्कूल में टीचर्स ना होते तो हमें ये नहीं समझ में आता कि कैसे चीज़ों को हैंडल करना है, कैसे चीज़ों सिचुएशन के साथ डील करना है, कैसे हमें 10 लोगों के साथ बैठना है, कैसे हमें बात करनी है, कुछ नहीं हो पाता, है ना. So that is what we mean by it. Crucial means very very important, something which is very essential. ठीक है. Yes, आज से सारी क्लासेस कंटिन्यू होंगी. Extremely important or involving an extremely important decision or course of action. महत्वपूर्ण, important, सीधे सीधे कह सकते हो. Something that is very very important, उसको हम बोलते हैं क्या? उसको हम बोलते हैं crucial. नेक्स्ट वर्ड है आपका, नेक्स्ट वर्ड तो है आपका प्रेवलेंस. प्रेवलेंस एक नाउन है, ENCE में एंड हो रहा है, ऑब्वियसली नाउन है. प्रेवलेंस का मतलब क्या होता है? देखो कोई चीज़ जो हर जगह पाई जा रही है, मतलब ऐसी चीज़ जो उसकी बॉडी में हर जगह है. सो प्रेवलेंस का मतलब भी होता है समथिंग दैट इज फाउंड एवरीवेयर और एनीवेयर, है ना. ऐसी कोई चीज़ जो हर जगह हमें मिल जाए. द फैक्ट और कंडीशन ऑफ बीइंग कॉमन. प्रसार, दैट मीन्स कोई ऐसी चीज़ जो कॉमन है, कोई ऐसी चीज़ जो सब जगह दिख जाए, मिल जाए, उसे हम बोलते हैं. Then we have mandate. Mandate एक नाउन है. जनरली ATE में जो एंड होता है वो या तो एडजेक्टिव होता है या तो वर्ब होता है. ज्यादातर करके ये वर्ब ही होता है, लेकिन ये मैंडेट वर्ड जो है दैट इज अ नाउन. ठीक है. मैंडेट का मतलब क्या होता है? कोई ऐसी चीज जो आपने ऑफिशियली अग्री कर दी है, ऑफिशियली सैंक्शन कर दिया, ऑफिशियली ऑर्डर दे दिया है, इसको हम बोलते हैं क्या? उसको हम बोलते हैं क्या? हाँ, मैंडेट, कंपल्सरी कर देना. दैट्स करेक्ट रचना. सो मैंडेट मीन्स व्हाट? एन ऑफिशियल ऑर्डर और कमीशन टू डू समथिंग. आदेश देना कि आपको ये काम करना है. टू गिव व्हाट? ऑर्डर्स ऑफ डूइंग समथिंग. दैट इज व्हाट वी मीन बाय मैंडेट. ठीक है, आइए अगला वर्ड देखते हैं. ओके, नेक्स्ट वर्ड इज प्रोहिबिटिव. आईवीई में एंड हो रहा है. आईवीई में जो वर्ड एंड होता है वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है. ये बात हमें पता है. सो प्रोहिबिटिव का मतलब क्या होता है? ए भाई देखो क्या कर रहा है, लेक चला आया है पूरा भाई साहब. यही कुछ लोग कहते हैं लगा दो. ये कह रहे लगाते नहीं, हम अपने साथ लेक चले आते हैं कि अब देखे कोई आगे बढ़ के दिखाए हमको. सो व्हाट इज इट? रेस्ट्रिक्शन. यस, टू स्टॉप, निग्लेक्ट, रेस्ट्रिक्ट. वेरी गुड. मिस कुमारी, अखिल, विष्णु, अंजलि, यस पूजा, दैट्स करेक्ट. विष्णु. चलिए, सो क्या है? प्रोहिबिटिंग और रेस्ट्रिक्टिंग समथिंग. निषेधात्मक. दैट मीन्स आप किसी चीज को किसी चीज पे रोक लगा रहे हो कि ऐसा है कि आप ये कर नहीं सकते. अपनी इज्जत चाहते तो आप चले जाइए यहाँ से. अगर नहीं चाहते फिर भी आपका करने का मन है, तब तो दिक्कत आपके लिए हो जाएगी, है ना. सो एक्चुअली प्रोहिबिटिव मीन्स व्हाट? इट मीन्स टू रेस्ट्रिक्ट समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग. किसी इंसान को कुछ भी करने से रोकना. नेक्स्ट वर्ड है आपका कॉर्पस. कॉर्पस एक नाउन होता है. कॉर्पस एक नाउन होता है. इसका मतलब क्या होता है? बहुत सारा पैसा. लेकिन पैसा कौन सा? जो आपने प्रिंसिपल अमाउंट लगा रखा है उसको हम बोलते हैं. ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट जो लगा रखा है उसको हम बोलते हैं. इट्स नॉट अबाउट व्हाट यू अर्नड आफ्टर इट, है ना. ये अर्निंग की बात नहीं कर रहा है, ये रेवेन्यू की बात नहीं कर रहा है, ये उस प्रिंसिपल अमाउंट की बात कर रहा है जो आपने इन्वेस्ट किया था. सो अ कैपिटल और प्रिंसिपल सम एज कॉन्ट्रास्टेड विद अ डिराइव्ड इनकम. कोश. दैट मीन्स जब कभी भी आप जो इनकम अर्न कर रहे हो और जो पैसा आपने लगाया था, इन दोनों को कंपैरिजन करते हैं, जो अमाउंट निकल के आएगा, दैट इज व्हाट वी मीन बाय कॉर्पस. ठीक है, दैट इज व्हाट वी मीन बाय corpus. So when you invest certain amount, है ना, when you invest a certain amount and you compare it with the revenue, the amount, the difference is actually what you mean by corpus. ठीक है, अब ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. मतलब आपने प्रॉफिट अर्न कर लिया तो भैया पॉजिटिव हो जाएगा, अगर आपने लॉस हो गया आपको तो नेगेटिव हो जाएगा, है ना. दैट्स व्हाट वी मीन बाय. चलिए, अब हम शुरू करने जा रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज अ गुड स्टार्ट. तो ऑब्वियसली बात है, आज तो है मंडे का दिन,
वैसे भी गुड स्टार्ट होनी चाहिए। देखिए जरा गुड स्टार्ट में क्या लिखा है, फंड सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट इज वाइटल फॉर कंटिन्यूअल ट्रीटमेंट ऑफ दोज विद रेयर डिजीजेस। अब देखो कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बीमारी तो है लेकिन बीमारी बहुत कम तरह की है। अब फॉर एग्जांपल के डायबिटीज़ है, बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है, टीबी है, बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है। तो ये सब जो बीमारियां ना गवर्नमेंट इनके लिए तो फंडिंग नेक्स्ट लेवल करती है। पोलियो है यार, इसके लिए गवर्नमेंट फंडिंग करती है। लेकिन जो रेयर डिजीजेज है, भले उससे जान चली जा रही है, भले कम लोगों को हो रहा है, लेकिन हो तो रहा है, और हो रहा है तो उनकी जान तक चली जा रही है। पीपल आर लूजिंग देयर लाइव्स। तो क्या कह रहे हैं, फंड सपोर्ट की जरूरत है गवर्नमेंट के द्वारा। कौन सी चीज के लिए, जो रेयर डिजीजेस पाए जाते हैं, मतलब जो बहुत कॉमन नहीं है डिजीजेस, उनके लिए भी हमें गवर्नमेंट से फंड की रिक्वायरमेंट है। सो दिस इज व्हाट दिस इज ट्राइंग टू शेयर। ठीक है, यस। सो आई वांट, एक बार सब लोग शेयर कर दो सेशन को। यस, सो चलिए, सो दैट इज व्हाट देयर रिक्वायरमेंट, और देयर रिक्वायरमेंट इज, और ऑब्वियसली बात है ये अगर ऐसा करते तो एक अच्छी शुरुआत तो है ही, बहुत सारे लोगों की जान बच सकती है इसके साथ, है ना। आइए, इट इज बाइंडिंग ऑन अ वेलफेयर स्टेट टू टेक केयर ऑफ एवरी सिंगल सिटीजन। बिल्कुल सही बात है, ये एक ऐसी चीज है जो हर किसी को करनी चाहिए। हर स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर एक सिटीजन का वो टेक केयर करें। दैट्स ट्रू, है ना। सो इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी स्टेट. It's responsibility of every state that they should take care of each and every citizen living inside their state, whether he is poor or rich, है ना. Yeah. Next word is securing the well-being of everyone, particularly those unable to help themselves, irrespective of whether they constitute a critical mass or not, is important. क्या कह रहे हैं, सिक्योरिंग द वेलबींग ऑफ एवरीवन, मतलब कि हर किसी इंसान की वेलबींग को ध्यान में रखना, पर्टिकुलरली उन लोगों को जो अपनी मदद नहीं कर सकते, अनेबल टू हेल्प देमसेल्व्स, क्योंकि पैसा नहीं है, पैसा नहीं तो मदद करेगा कैसे। पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए, इररिस्पेक्टिव कि क्या कंस्टिट्यूट करते हैं वो क्रिटिकल मास को या नहीं, ये इंपॉर्टेंट है, राइट। सो वेदर अ पर्सन is helping the society, whether a person is not helping the society, whether a person is a rich class person or he is a poor class person, that should not matter. That should not matter. A state government should definitely help everyone living inside that state, whether he is contributing something to society or he is not contributing something to society. And especially the help should be provided to those who are unable to help themselves because they don't have money, है ना। तो क्या कह रहे हैं, ऐसा स्टेट गवर्नमेंट का ये काम है कि जितने लोग उनके अंदर रह रहे हो, है ना, उस स्टेट में रह रहे हो, हर किसी का ख्याल रखें। इससे मतलब नहीं है कि वो सोसाइटी को कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये वाला सेक्टर जो ये वाली जो क्लास है ये हमारी सोसाइटी को बेहतर करती है या नहीं करती है, इससे नहीं। स्पेशली उन लोगों को जो कि हमारी सोसाइटी में कह सकते हो अपनी मदद नहीं कर सकते, उनकी मदद के लिए एटलीस्ट आपको हमेशा खड़े रहना चाहिए। ठीक है, आइए। Then we have the recent notification of the National Policy for Rare Diseases 2021 after various interventions including the court is pegged on this principle of inclusion. क्या कह रहे हैं, recent notification जो अभी नोटिफिकेशन आई है, क्या, नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज 2021 के ऊपर बहुत सारे इंटरवेंशन हुए, बहुत सारे लोगों ने इंटरवीन किया, कोर्ट्स ने भी इसके भी पीछे बात करी, लेकिन फिर भी अब प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन पे ये बात आ गई है। दैट मीन्स दिस विल बी इंक्लूडेड रेयर डिजीजेस के लिए भी, और हर एक सिटीजन का देखभाल करना, हर एक सिटीजन के लिए, हाँ, हर एक सिटीजन के लिए, चलो सुनो, हाँ, तो क्या कह रहे हैं, हर एक क्वेश्चन के लिए, हर एक सिटीजन के लिए, क्वेश्चन नहीं, हर एक सिटीजन के लिए एक बेहतर जिंदगी देना। दैट मीन्स इफ दैट पर्सन इज फीलिंग or is going through some kind of disease that is for which he cannot afford the medicine, for which he cannot afford the whole process, the government needs to help that person of our society as well, है ना। तो यही वो बात कह रहा है, ये सीधे ये कहने की कोशिश कर रहा है कि रीसेंट नोटिफिकेशन जो आई है उसमें यार जो भी चीज़ें हैं, अगर कोई इंसान ऐसा हमारी स्टेट में पाया जाता है जिसको जो अपने आप को मदद नहीं कर सकता बिकॉज उसके पास इतना पैसा नहीं है, तो गवर्नमेंट को उनकी भी मदद करनी चाहिए। A good start, it offers financial support for one-time treatment of up to 20 lakh. It reduces a crowdfunding mechanism, creates a registry of rare disease and provides for early detection. So what is it? Why are we calling it a good start? Why are we saying it's a good start? There is a reason. Why? Because there will be
a financial support provided by the government to the person who is actually dealing with any kind of rare disease, and that amount is going to be 20 lakh. So till 20 lakh, the government will help the person in overcoming the disease that he is going through. Now, obviously for this, we will have to make registry of rare diseases and where and in what condition the government will intervene and help them. राइट सो एक अच्छी शुरुआत इसको क्यों कहा जा रहा है, इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा है कि फाइनेंशियल सपोर्ट करेंगे 20 लाख तक का, पहली प्रोसेस के लिए 20 लाख तक का सपोर्ट करेंगी गवर्नमेंट उन लोगों को जो कि अपने लिए अपनी देखभाल नहीं कर सकते हैं. अब इसके लिए होगा क्या, रेयर डिजीज का रजिस्ट्री बनाना पड़ेगा जिसमें यह बताना पड़ेगा कि कौन से सिचुएशन में गवर्नमेंट आकर इंटरवीन करेगी और कब इनको हेल्प करेगी. राइट सो अर्ली डिटेक्शन मतलब पहले पता चल जाएगा, तो भैया पहली स्टेज में पता चल जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है चीजें वैसे भी ठीक करी जा सकती है. राइट सो दिस इज व्हाट इट इज ट्राइंग टू से. नेक्स्ट इज इन इट्स फाइनल फॉर्म, however the policy has left the rare disease lobby sorely disappointed on a crucial note. तो क्या कह रहे हैं कि ऐसा है, फाइनल फॉर्म में अगर देखो तो हालांकि पॉलिसी जो है इसने रेयर डिजीज लॉबी सोरली डिसअपॉइंटेड ऑन अ क्रूशियल नोट. एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट पर इन्होंने क्या किया, डिजीज की ये जो सिचुएशन थी इसको छोड़ दिया. मतलब इन्होंने बहुत सारी बार कोर्ट ने इंटरवीन किया, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बार स्टेट गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया और ये लोग ये चाहते नहीं थे, है ना. सो ऑब्वियस ही बात है कोई इंटरवीन कब करता है, इंटरवीन कब करता है, इंटरवीन का मतलब होता है इंटरफियर करना. सो इंटरफियर कब करता है, जब उनको चाहिए ही नहीं कि ऐसा है, कुछ ऐसा हो, है ना. सो दैट इज वाई वी से बहुत सारी बात फाइनल फॉर्म में तो आ गया है, फाइनल फॉर्म में तो आ गया है, बट बिफोर दिस अ लॉट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट वॉज फेस्ड बाय दिस, अ लॉट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट वर फेस्ड बाय दिस पॉलिसी को बहुत सारे डिसअपॉइंटमेंट्स फेस करने पड़े थे. ठीक है, आइए आगे देखते हैं. नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है आपका rare diseases are broadly defined as diseases that infrequently occur in a population and three makers are used: the total number of people with the disease, its prevalence and the availability or non-availability of treatment options. So how do you consider a disease? जैसे हमें बोला registry of rare disease बनाना पड़ेगा. Obviously बात है the government is helping somebody, the government will have to take care of what? Take care of the disease, whatever it is, right? तो क्या है, अगर गवर्नमेंट हेल्प कर रही है, पैसा दे रहे हैं, तो भैया ये तो पता करो कि रेयर डिजीज है क्या, है ना, और कैसे मानोगे कि वो रेयर डिजीज है. नाउ रेयर डिजीजेस, फर्स्ट थिंग दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय 3 मेकर्स. दैट मीन्स 3 कॉम्पोजिशंस है, 3 फीचर्स है. कैसे हम रेयर डिजीज को समझते हैं, सबसे पहला, हाउ मेनी पीपल आर सफरिंग with this, suffering from it, right? Second, prevalence, that means how common is that disease, how many people can be seen troubling with this disease. And third, is there a possibility of having this treated or not. तो क्या है रेयर डिजीज, जब आप समझते हो तो रेयर डिजीज कैसे समझोगे, 3 पॉइंट्स है. सबसे पहला, कितने लोगों को हुआ है, दूसरा कितना कॉमन है, मतलब कितने एरियाज में फैला हुआ है, और तीसरा इसके ट्रीटमेंट के ऑप्शंस बचे हैं क्या नहीं है, मतलब कि इसको ठीक किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता. दैट इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. देन WHO defines rare disease as having a frequency of less than 6.5 to 10%, 10 per 10,000 people. As per an estimate, there are 7,000 known rare diseases with an estimated 300 million patients in the world. 70 million are in India. ओ भाई देख रहे हो, अब WHO ने रेयर डिजीज का सीधा सीधा बता दिया कि कितने पॉपुलेशन पे कितना होगा. तो ऐसा है, हमें पता चलना चाहिए. अब सुनो क्या हुआ कि WHO ने डिफाइन किया है कि आप रेयर डिजीज को रेयर डिजीज तब कंसिडर करोगे जब आपके 10,000 में से 6.5 या 10 लोगों को कोई बीमारी होगी. ठीक है, तो 10,000 में अगर 10 लोगों को कोई बीमारी है तो उस बीमारी को आप रेयर डिजीज कहेंगे. ठीक है, अब क्या हुआ, इसी एस्टिमेट के इसी के अकॉर्डिंग इस एजेंडा के अकॉर्डिंग एक एस्टिमेट लगाया गया जहां पर यह पता चला कि 7,000 तरह के रेयर डिजीजेस है ना, रेयर डिजीजेस हैं जो कम लोगों को हो रहे हैं. और एस्टिमेट किया गया 300 मिलियन पेशेंट्स, 7,000 रेयर डिजीजेस में 300 मिलियन पेशेंट्स हैं, और इन 300 मिलियन पेशेंट्स में से 70 मिलियन तो खाली इंडिया में ही है. समझ रहे हो,
समझ रहे हो? So what's happening here? WHO has already defined how will you calculate a rare disease. If you have 10 people on 10,000, if you have 10 people suffering from one disease in 10,000 people, that disease will be considered a rare disease. Now according to it, there was an estimate that was made, and that through that estimate we got to know that there are 7,000 different rare diseases. Now from that 7,000 rare diseases, 300 million people are getting affected, and from this 300 million patients, 70 million are in India only, and therefore we actually require national policy for it, right? Next point is, according to the Organization for Rare Diseases India, these include inherited cancers, autoimmune disorders, congenital malformations, Hirschsprung disease, Gaucher disease, cystic fibrosis, muscular dystrophies, and lysosomal storage disorder, LSDs. तो क्या है ऑर्गेनाइजेशन जो है रेयर डिजीज़ की, इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेयर डिजीज़ इंडिया जो है, उन्होंने क्या क्या चीज़ें बताई हैं कि इनके अंडर मतलब इंडिया में रेयर डिजीजेस किस किस को कंसिडर कर रहे हैं. एक इनहेरिटेड कैंसर्स मतलब किसी और से मिले हुए कैंसर्स, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, कॉन्जेनिटल मैलफॉर्मेशंस, मतलब ये सारी जो डिजीजेज है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जितने भी डिजीजेज है ये सब रेयर डिजीज में काउंट होते हैं इंडिया में. ऑल ऑफ दीज आर काउंटेड इन रेयर डिजीजेस इन इंडिया. ठीक है, या मिनिमम लोगों में पाए जाने वाली डिजीज, दैट्स करेक्ट. फिर देखो आगे, much of the effort in the sector from the medical side has been to evolve formal definitions in the hope that it would support the development of and commercialization of drugs for treatment and improve funding for research on rare diseases. तो क्या कह रहे हैं, ऐसा यहाँ पर बात ये क्यों करी जा रही है? Why are we trying to, why are we trying to say this? Listen, बहुत सारा एफर्ट लगाया गया है इस सेक्टर में, है ना, मेडिकल साइड से बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाया गया है. अब क्या है, फॉर्मल डेफिनेशंस चाहिए, मतलब कि यार हमारा क्या कहते हैं उसको, मेडिकल साइड मतलब हमारे हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स, ये सब कुछ सब कर चुके हैं, ठीक है, लेकिन अब इनको भी एक फॉर्मल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी. तो यही वो कह रहा है क्या कि बहुत सारे एफर्ट लगाए जा चुके हैं इस सेक्टर में मेडिकल साइड से, लेकिन अब फॉर्मल डेफिनेशंस की रिक्वायरमेंट है, इन द होप, इस आशा के साथ कि डेवलपमेंट और कमर्शलाइजेशन दोनों ड्रग्स का ट्रीटमेंट के लिए हो पाएगा, तो फंडिंग भी इंप्रूव होगी और रिसर्च बाकी रेयर डिजीज में भी हम कर पाएंगे. सो ऑब्वियसली बात है, इफ द मेडिकल साइड ऑफ द फर्म of the industry, if they get the amount, they will be able to make, they will be able to cure people, they will be able to do research on it, they will be able to think about the rare diseases and make medicines for it. ठीक है, आइए. Yeah. Next point is, patient support groups have worked towards drumming up funding assessment for the treatment one time or continually. क्या रहे patient support groups, आपने देखा होगा, I don't know if you have seen this or not. देयर आर सर्टन मेट्रो स्टेशन या रेलवे स्टेशन है जहाँ पर वो एक कनस्तर टाइप का, कंटेनर टाइप का चीज़ लेकर खड़े रहते हैं, एंड दे डोंट स्पीक एनीथिंग. मतलब एक दो बंदे रहेंगे जो ऐसे बैनर को होल्ड करे रहेंगे, और एक होगा जो कैंस्टर को ऐसे होल्ड करके खड़ा रहेगा, एंड दे वोंट आस्क यू फॉर मनी, दे वोंट से एनीथिंग टू यू, बट जस्ट आप उसको रीड करो, एंड इफ यू फील लाइक डोनेटिंग समथिंग यू कैन, है ना. सो आई डोंट नो इफ यू सीन दैट समवेयर और नॉट, है ना. हमें पता आपने देखा है कि नहीं देखा है. सो हाँ, तो देखा है कि नहीं देखा है, आई डोंट नो, बट हाँ ये जो चीज़ होती है ना, इसी को हम बोलते हैं कि स्टूडेंट पेशेंट सपोर्ट ग्रुप्स जो है वो भी इनके लिए काम करते आ रहे हैं. ठीक है. देन वी हैव ड्रमिंग अप का मतलब, ड्रमिंग अप का मतलब होता है किसी चीज़ को परसिस्टेंट एफर्ट में लेकर आना, मतलब बार बार वो चीज़ कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि एक बार करके छोड़ दिया है. सो ड्रमिंग अप मीन्स persistent effort of doing something, right? मतलब लगातार करते जा रहे हैं. The notification of the policy comes as a logical conclusion to a long fought battle and yet stops short of delivery the complete mandate. कह रहे हैं हाँ, जो पॉलिसी की नोटिफिकेशन आई है, मतलब पॉलिसी में जो बात बताई गई है, ये सामने जो करी गई है, ये एक लॉजिकल कंक्लूजन दिखाई दे रहा है. इतनी लंबी लड़ाई करने के बाद एटलीस्ट कुछ अच्छा निकल रहा है, लेकिन हाँ अभी भी कंप्लीट मैंडेट, मतलब कि नोटिफिकेशन आई है कि ऐसी पॉलिसी बन सकती है या ऐसी पॉलिसी बना सकते हैं, बट अभी भी उसके अप्रूवल, अभी भी उसका पूरा अग्रीमेंट बनना बाकी है ना. सो stops short of delivering the complete mandate, right? So there was a huge battle,
regarding this rare disease, there is a notification that such policy can be made, but it's not passed yet. So therefore, there is still a gap until unless there's a complete mandate, there's a complete order, official order on this situation. Then only we can consider it an official thing, right? Yeah. Next is, as per the policy, disease such as LSD for which definitive treatment is available but costs are prohibitive have been categorized as group 3. कह रहे हैं पॉलिसी के अकॉर्डिंग जैसे कुछ डिजीज जैसे LSD है, तो LSD ये तुम LSD में वहाँ मत चले जाना, दाण हो गई जिंदगी तुम्हारी. LSD वो वाला नहीं, बीमारी है ना, डिसऑर्डर है. सो LSD जैसी डिजीज के लिए जहाँ पर ये हमें पता है कि यार एक तरह की ट्रीटमेंट अवेलेबल है, हाँ, लेकिन ट्रीटमेंट का जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है, प्रोहिबिटिव है, मतलब कि हमें ट्रीटमेंट करने से रोक देता है. यार इतना पैसा कौन खर्चा करेगा, मर ही जाते हैं सच्चा, है ना. तो ये है, लेकिन आप भी कैरेक्टराइज एट ग्रुप 3, इसीलिए इसको कैरेक्टराइज किया गया है ग्रुप 3 में, जिसमें ट्रीटमेंट अवेलेबल है लेकिन पैसा नहीं है आदमी के पास. ठीक है. देन वी हैव, however, no funding has been allocated for the immediate and lifelong treatment needs for therapies already approved by the Drugs Controller General of India. तो क्या कह रहे हैं, ऐसी कोई परफेक्ट फंडिंग दी नहीं गई है इमीडिएट और लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट नीड्स के लिए. हाँ, थेरेपीज के लिए भी नहीं दी गई है. फॉर थेरेपीज ऑलरेडी अप्रूव बाय द ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि पहले से अप्रूव्ड है. सिर्फ वही चीजें, अभी कुछ नया ऐड नहीं हुआ है, सिर्फ नोटिफिकेशन आई है कि ऐसा हो सकता है. राइट. Experts point out that the cost to help already diagnosed patients might be in the range of 80 to 100 crore annually. बाबा रे, क्या कह रहे हैं एक्सपर्ट्स ने बोला है, जिनको अभी तक हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं, हमें पता, जहाँ तक हमें पता है कि इतनी बीमारी है, इतने लोगों को अगर आपको ठीक करना है तो आपको सालाना आपको 80 से 100 करोड़ रुपए इसमें लगाना पड़ेगा. सो द एक्सपर्ट्स से द पीपल दैट वी हैव ऑलरेडी आइडेंटिफाइड, their diagnosis and their treatment will be done for 80 to 1000 crore in a year. ठीक है, in a year's time. आओ. If the center can extend the cost sharing agreements that it has worked out with Kerala, Tamil Nadu and Karnataka with other states too, its share the annual cost will be half. क्या कह रहे हैं, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कॉस्ट शेयरिंग कर देती है जैसे उन्होंने किया है केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका के साथ, अगर बाकी स्टेट्स के साथ भी वो कर देती है तो ऑब्वियसली बात है कॉस्ट जो है वो हाफ हो जाएगा. राइट. सो द सेंट्रल गवर्नमेंट स्टार्ट्स implementing the same things with the state government, in collaboration with the state government, as they have done in Kerala, Tamil Nadu and Karnataka. If they do this, the amount that we are talking about, 80 to 100 crore, the amount that we are talking about, that amount will be half. तब वो amount क्या हो जाएगा, half हो जाएगा. ठीक है. Yeah. हाँ, चलिए देखते हैं. The center can, however, still set aside a substantial corpus to fund life-saving treatments, even as it rolls out the policy. क्या कह रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अभी भी सेट असाइड कर सकती है एक सब्सटैंशियल कॉर्पस, मतलब एक सब्सटैंशियल अमाउंट, जो इंटरेस्ट रेट का अमाउंट आता है उसको हटा के रख दो, ताकि लाइफ सेविंग फंड के लिए, फंड ट्रीटमेंट्स के लिए वो यूज़ किया जा सके. रोल आउट्स जो भी हैं पॉलिसी के, जो जल्दी से जल्दी हमारे इंप्लीमेंट कर दिए. रोल आउट्स का मतलब होता है जो भी चीज़ें हैं, जो भी पॉलिसी की नोटिफिकेशन है वो सबको बता दी जाए. एंड लास्ट इज, डूइंग सो विल नॉट ओनली कंप्लीट अ जॉब वेल बिगन, even if not yet half done, but also cement its commitment towards the welfare of every single citizen in India. कह रहे हैं ये जो चीज़ है ना, अगर आप ये कह भी दोगे तो भी हाफ डन हो जाएगा. आप समझते हो, दो डॉक्टर्स हैं आपके सामने. एक डॉक्टर है जो बहुत हंसमुख है, बहुत खुश है, उससे जो भी मिलता है वो खुशी खुशी मिलता है और बहुत सारी परेशानियां अपनी खत्म हो जाती है, तो ऑब्वियसली बात है ये होता है. और एक डॉक्टर है बहुत स्ट्रिक्ट, एकदम डांटता वाटता रहता है हर समय. तो क्या होता है, पेशेंट इसके पास से जाने के बाद और ज़्यादा बीमार फील करने लगता है ना. और इसके पास जब आता है तो वो होता है ना यार, डॉक्टर की शक्ल अगर अच्छी, क्या मतलब, अगर डॉक्टर अच्छे से बात कर लेगा, डॉक्टर हंस के बात कर लेगा ना, तो पेशेंट की आधी बीमारी तो वैसे ही दूर हो जाती है. जैसे हमारे फैमिली डॉक्टर वैसे बोलते हैं, हाँ ठीक है यार कोई बात नहीं, क्यों टेंशन ले रही हो तुम, सब ठीक हो जाएगा है. सो हो जाएगा यार, क्यों परेशान होते हैं फालतू का. सो दैट इज़ वॉट दैट्स व्हाट आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू से. सो वही वो कह रहे हैं, कंप्लीट अगर आप इतना स्टेप भी ले लेते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट बोल भी देती है ना, तो भी हाफ डन हो जाएगा, मतलब आधा काम तो वैसे ही खत्म हो जाएगा.
और हाँ, एक चीज़ है कि अपनी कमिटमेंट को सीमेंट कर ले, मतलब कि अगर बात बोल रहे हो तो बोलने के बाद उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें, और इम्प्लीमेंट करने के साथ साथ ये चीज़ ध्यान रखें कि हर इंसान, एवरी सिंगल सिटीजन इन इंडिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, है ना। आइए चलिए देखते हैं आप क्वेश्चन इससे रिलेटेड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनट्रू। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, बताओ जरा इसमें ट्रू है या अनट्रू है, कौन सा है, बताओ। Patient support groups have worked towards drumming up funding assistance for the treatment. This is true or false? बताओ क्या कह रहे हैं। पेशेंट सपोर्ट ग्रुप्स ने वर्क किया है साथ में और ड्रम अप कर रहे हैं, दैट मीन्स फंडिंग असिस्टेंस के लिए काफी ज्यादा ये लगे हुए हैं इस चीज में। दिस इज ट्रू, एब्सोल्युटली करेक्ट, यस। देन वी हैव rare diseases are broadly defined as disease that frequently occur in a population. बताओ, rare disease वो होती है, वो डिजीज होती है जो ब्रॉडली हर पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन में काफी जल्दी और काफी तेजी से होती है। दिस इज ट्रू। हाँ, दिस इज फॉल्स, यस। रेयर डिजीज है, फ्रीक्वेंटली कैसे हो जाएगी, फ्रीक्वेंटली का मतलब है जल्दी जल्दी, स्केर्सली फैलती है, कम लोगों में होती है, 10,000 में सिर्फ 10 लोगों में होती है, समझे। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखिए। एक्सपर्ट्स पॉइंट आउट दैट द कॉस्ट टू हेल्प ऑलरेडी डायग्नोस्ड पेशेंट्स माइट बी इन द रेंज ऑफ 80 to 100 crore एनुअली। करेक्ट है। एक्सपर्ट्स ने कहा है जिनको अभी तक हम एनालाइज कर चुके हैं, जिनको अभी तक हम डायग्नोस कर चुके हैं, उनके खर्चे 80 से 100 करोड़ आ सकते हैं एनुअली, है कि नहीं, है कि नहीं। ओके चलो, तो यहां पर फॉल्स तो सिर्फ एक ही स्टेटमेंट हुआ यार, फॉल्स इज ओनली ट्रू एंड ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर, है ना, यही फॉल्स है, बाकी सब तो ट्रू निकले। फिर आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहां गए आप, क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन आ गया है, बताइए जरा क्या एरर है इसमें। सिक्योरिंग द वेलबींग ऑफ एवरीवन, particularly those unable to help themselves, irrespective of if they constitute a critical mass or not, is important. What is it? बताइए इस क्वेश्चन में आपको कहाँ गलती लग रही है। I want everyone who's watching the session please like it. बताइए क्या गलती है। Securing the well-being of everyone, particularly those unable to help themselves, irrespective of if they constitute a critical mass or not, is important. What is it? C में पक्का, are you sure? आयुषी अभिषेक, सॉरी आयुष अभिषेक। बी में कुछ लोग कह रहे हैं particularly those unable to help themselves। अरे दोस्त के साथ themselves ही तो लगाओगे, ये तो सही है यार, इसमें क्या गड़बड़ है, ये तो सही है। ए भाई, इरिस्पेक्टिव ऑफ के साथ इफ नहीं लगता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ के बाद सीधा नाउन लग जाता है या प्रोनाउन लग जाता है, ठीक है। irrespective of what you're trying to do, irrespective of what they are expecting, irrespective of him, irrespective of they, मतलब बात समझो, ठीक है। irrespective of they constitute a critical mass or not, ठीक है भाई। तो इफ का कोई रिक्वायरमेंट यहां पर नहीं है। आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मोस्ट सिमिलर मीनिंग बताना है कॉन्टिन्यूअल का ले, कॉन्सिलिएट, रेक, कॉन्टुमेशियस, सीजलेस या स्पोराडिक। बताइए इसका सिनोनिम क्या होगा। विच वर्ड एक्चुअली काउंट्स द सिमिलर मीनिंग फॉर दिस वर्ड, जल्दी बताओ, बताओ। कॉन्सिलिएट का मतलब क्या होता है, इफ का मतलब इस इफ कंडीशन के लिए यूज होता है आशीष, इफ कंडीशन के लिए यूज, अगर ऐसा होता तो, है ना। कॉन्सिलिएट का मतलब होता है किसी को कम एंग्री करना, दैट मीन्स आप कह सकते हो प्लैकेट, प्लैकेट कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो टू मेक लेस एंग्री, टू मेक लेस एंग्री, है ना, टू मेक लेस एंग्री। फिर उसके बाद है रेक, रेक का मतलब आपने सुना होगा डिस्ट्रॉय कर देना, बर्बाद कर देना, रेक मीन्स डिस्ट्रॉय। कॉन्टुमेशियस, OUS में एंड हो रहा है, एडजेक्टिव है ना। आप कह सकते हो कॉन्टुमेशियस का मतलब होता है जब आप विलफुली किसी से बदतमीजी करते हैं, है ना, कि आपको पता है कि आप कर रहे हो लेकिन फिर भी आप करे जा रहे हो। सो विलफुली डिसरिस्पेक्ट योर अथॉरिटी, योर और एनी अथॉरिटी, willfully disrespect the authority,
अथॉरिटी। नेक्स्ट वर्ड है आपका सीजलेस। सीजलेस का मतलब होता है कांस्टेंट, नेवर एंडिंग, है ना, अनएंडिंग। एंड स्पोराडिक इज द वर्ड। इसका मतलब क्या होता है? स्पोराडिक का मतलब होता है ओकेजनली जो चीज़ हो रही हो, अकरिंग ओकेजनली, अकरिंग ओकेजनली। बताओ क्या बताना है? मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग, सिमिलर बताना है तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, सीजलेस, नेवर एंडिंग, कॉन्टिन्यूअस। बिल्कुल सही, दैट्स करेक्ट। ठीक है, दैट्स करेक्ट। चलिए नेक्स्ट वर्ड है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है रादर आपका, क्वेश्चन है फिलर्स का। देखिए, in its final form, however, the policy has left the rare diseases lobby sorely disappointed on a dash note, on a lighter note, on a pivotal note, on a trivial note. किस तरह का नोट पे छोड़ के गई है बताओ? हाँ, किस तरह के नोट पे छोड़ के गए हैं ये तो इजी है यार। हाँ, it is in its final form, however, the policy has left the rare disease lobby sorely disappointed on a dash note. डिसअपॉइंट तुम कब होगे? लाइटर नोट पे। मतलब लाइटर नोट का मतलब हो गया कि यार हमने इसके सोच के ही नहीं रखा था। जब तुमने सोच के ही नहीं रखा तो तुम डिसअपॉइंट नहीं हो सकते, है ना, नहीं हो सकते। पिवटल इंपॉर्टेंट है। ट्रिवियल का मतलब होता है वेरी लेस इंपॉर्टेंट, वेरी लेस इंपॉर्टेंट। तो वेरी लेस इंपॉर्टेंट का मतलब लाइट ही तो हो गया ना, तो ये भी नहीं लग सकता। जब लाइटर नहीं लग रहा तो ट्रिवियल भी क्यों लगाओगे? हाँ, पिवटल होगा। पिवटल का मतलब होता है क्रूशियल, इंपॉर्टेंट। तो पिवटल नोट पर छोड़ के चला गया, बहुत इंपॉर्टेंट नोट पर छोड़ के चला गया। ओनली 2 इज योर आंसर। ठीक है, आइए लिटिल वाले। ओके, ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर 3 स्टूडेंट्स, पूनम सैनी, मिस कुमारी एंड सुकांता दास, जिन्होंने सबसे पहले आंसर दिया था लास्ट जो होमवर्क का क्वेश्चन दिए थे हमने उससे रिलेटेड। ठीक है, क्वेश्चंस क्या थे? वैक्सीन हेजिटेंसी इज नॉट इंडियाज मोस्ट डैश प्रॉब्लम। मोस्ट इसेंशियल प्रॉब्लम नहीं था, मोस्ट प्रेसिंग प्रॉब्लम था, है ना। एसेंशियल प्रॉब्लम मतलब, एसेंशियल तो पॉजिटिव वर्ड हो जाएगा, प्रॉब्लम के साथ आ प्रेसिंग मतलब काफ़ी ज़्यादा दबाव डालने वाली प्रॉब्लम, एंड फ्रिवुलस मीन्स द सेम। सो ये हो सकता है ऑप्शन नंबर ए। व्हाट इज नीडेड इज मैसेजिंग दैट एम्फसाइजेस द what is needed is messaging that emphasizes the realistic protective abilities from vaccination and physical distancing measures. What is needed is messaging नहीं, what is needed is messaging नहीं, what is needed is message, is a message use करना है। ठीक है, या आइए अब आपका कल का जो आज के लिए जो होमवर्क है जो आप अभी पोस्ट कर दोगे तो मैं कल आपको यहाँ पर आपके नेम्स को डिस्प्ले करूँगी। हियर इज योर फर्स्ट क्वेश्चन फॉर फिलर एंड दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर योर एरर्स। सॉल्व करिए, जल्दी से मार्क करिए और जल्दी से इसको कमेंट में प्लेस भी करिए। और आप उसके साथ साथ बहुत सारे हमें क्या चाहिए, बहुत सारे हमें कोट्स भी चाहिए, तो कोट्स भी पोस्ट करना मत भूलिएगा ताकि आपका कोट हम यहाँ पर यूज़ कर सकें। A to Z टारगेट बैच है, 12 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, अभी से 6-7 दिन बाद, है ना। 1199 इसका प्राइस है। एग्जाम 30 कोड यूज़ करोगे तो आपको 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। 50+ आवर्स की क्लासेस है, 11 to 12:30 की टाइमिंग चलेगी। सारी चीज़ें कवर कर रहे हैं इसमें, चाहे ग्रामर हो, ऑब्जेक्टिव हो, डिस्क्रिप्टिव हो, वोकैबुलरी हो। बाइलिंगुअल इसका मीडियम होगा। स्पेसिफिकली ये SBI क्लर्क और PO के लिए है क्योंकि इसके आने के चांसेस अब बढ़ चुके हैं, तो हम उसकी प्रिपरेशन उसी तरह से करेंगे जैसे SBI के पेपर में एग्जाम्स क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एक बैच है जो 11th मार्च से स्टार्ट हो चुका है। अब इसके 4 टॉपिक्स कंप्लीट हो गए, 5th टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। 1 to 2:30 की टाइमिंग है, 50+ आवर्स की क्लासेस है। ग्रामर, ऑब्जेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव, वोकैबुलरी ये पढ़ेंगे। 300+ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे, 200+ इंडिविजुअल ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे। करंट टॉपिक का डिस्कशन होगा डिस्क्रिप्टिव में, रूट वर्ड्स के थ्रू वोकैबुलरी और 3 मॉक्स अपनी एक्यूरेसी चेक करने के लिए। 6 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ इसका प्राइस भी 1199 है, लेकिन आप इसमें एग्जाम 30 कोड यूज़ करके 30% डिस्काउंट अवेल कर सकते हो। ठीक है, हाँ, इसके बाद हम मिलेंगे 10 बजे और 10 बजे वाले सेशन में हम पढ़ने वाले हैं बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन इन एट 10 AM। चलिए, दैट्स इट। एग्जाम सेंट्रिक को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए और जल्दी से हमने सब्सक्राइब कर लीजिए, सारे वीडियोस को लाइक कर दीजिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप और चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर योरसेल्व्स।